के रूप में जाना जाता है। सन 1961 में अचानक सुर्खियों में आने वाले इस व्यक्ति को अपनी महान उपलब्धि हासिल करने में मात्र 2 घंटे ही लगे, किंतु इसकी पृष्ठभूमि में वर्षों की बहादुरी और कटिबद्धता थी। मात्र 27 वर्ष की आयु में सफलता का कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस महानायक को 33 वर्ष की अल्प आयु में संसार से विदा लेना पड़ा। इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने अपने देश और मित्रों की भलाई की दिशा में कई जोखिम भरे कदम उठाए। यहाँ तक कि उनका बचपन भी रोंगटे खड़े कर देने वाले बहादुरी के कारनामों से भरा पड़ा है। उनका जन्म 9 मार्च 1934 को मॉस्को से 160 किलोमीटर पश्चिम में स्थित स्मोलेंस्क क्षेत्र के क्लुशिनो नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एलेक्सेई इवानोविच एवं मां एना टिमोफेना एक स्थानीय संयुक्त कृषि फार्म में मजदूरी करते थे। यूरी का एक भाई वैलेंटीन उनसे 10 साल बड़ा था, जबकि दूसरा भाई बोरिस उनसे 2 साल छोटा था। गरीबी के हालात के बावजूद परिवार संतुष्ट एवं खुश था। स्टालिन द्वारा निजी संपत्तियों को राजकीय स्वामित्व में रखे जाने के प्रारंभिक दौर की कठिनाइयों के दौरान इस परिवार को कई बार अपने मित्रों और पड़ोसियों से दूर भी जाना पड़ा। मां अन्ना एक शिक्षित महिला थी। उन्होंने परिवार को काफी अनुशासित एवं धार्मिक वातावरण में ढाल रखा था। पिता एलेक्सेई एक निष्ठावान पति एवं कठोर किंतु बच्चों के प्रति स्नेह रखने वाले पिता थे। स्टालिन के निजी उत्पादक साधनों को राजकीय स्वामित्व में परिवर्तित किए जाने वाले कार्यक्रम के मजबूती से जड़ जमा लेने के पश्चात एलेक्सेई को फार्म के भवनों एवं सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 1942 की ग्रीष्म में जर्मनी की सेना ने सोवियत यूनियन की रेड आर्मी के खिलाफ कूच कर दिया। ये कूच सोवियत यूनियन के 3000 किलोमीटर फ्रंट में बड़ी तेजी से किया गया। परिणाम स्वरूप परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। कुछ सप्ताहों तक कायम हैरान कर देने वाली निष्क्रियता के पश्चात स्टालिन ने सोवियत सेना को हर जंग से पीछे हटने का आदेश जारी कर दिया। परिणाम स्वरूप जर्मनी की सेना सोवियत में बहुत अंदर तक प्रवेश कर गई। नाजियों की छोटी सी कामयाबी के बाद दोनों सेनाओं का संघर्ष जारी रहा और दोनों ओर से सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। स्मोलेंस्क क्षेत्र सीधे उस दिशा में पड़ता था जहां से होकर नाजी सेना पीछे हट रही थी। परिणामतः गजास्क एवं क्लुशिनो समेत इसके सभी बाहरी गांव भगदड़ के शिकार हो गए और उन पर कब्जा कर लिया गया था। अक्टूबर 1942 के अंत में जर्मन आर्टिलरी यूनिट्स ने क्लुशिनो पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। इन आक्रमणों से उत्पन्न परिस्थितियों का किशोर वय यूरी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक हंसते खेलते बालक की जगह अब वो गंभीर मनोवृत्ति में रूपांतरित हो चुका था। जर्मन सेना से भयाक्रांत आसपास के क्षेत्रों से भागकर वहां पहुंचे शरणार्थियों के लिए वो भोजन की व्यवस्था करके उन तक पहुंचाया करता। स्वभाव से खुशमिजाज यूरी के चेहरे पर अब कम मुस्कुराहट देखने को मिलती थी। एक पायलट एवं अंतरिक्ष यात्री के रूप में बाद में विकसित होने वाली उनकी अनेक विशेषताओं के बीज इसी युद्ध काल के दौरान पड़ गए थे। क्लुशिनो पर जर्मन सेना के कब्जा जमा लेने के साथ ही शुरू हुआ दरिंदगी का नंगा नाच। जर्मन सैनिक घरों के किवाड़ तोड़कर लोगों को खींचकर बाहर निकालते और गोली से उड़ा देते। कई बार कारतूस खर्च न करने के लिए लोगों को बंदूक की संगीनों से छेदकर वो पीट पीट कर मार डालते। ये कत्लेआम का दौर शीत ऋतु की शुरुआत तक बदस्तूर जारी रहा, जिसकी क्रूरता के आगे उन्होंने स्वयं घुटने टेक दिए। इसी दौरान यूरी और बोरिस भी अल्बर्ट नामक एक जर्मन सैनिक का कोपभाजन बनते बनते रह गए। अल्बर्ट को जर्मन वाहनों की डिस्चार्ज बैटरियों को संग्रहित करके उन्हें अम्ल व शुद्ध पानी के प्रयोग से पुनः चार्ज करने का काम सौंपा गया था। इधर यूरी व बोरिस समेत गांव के बहुत से लड़के कांच की बोतलों को तोड़कर उन सड़कों पर बिखेर देते थे जहां से जर्मन के सैन्य आपूर्ति वाहन गुजरते थे। तत्पश्चात सड़क के किनारे लगी झाड़ियों में छिपकर वे टायरों के फटने से उन वाहनों के मजबूरन रुक जाने का नजारा देखा करते। अल्बर्ट को यह विश्वास हो गया था कि बोरिस इन शैतान बच्चों में से एक था।
एक दिन उसने बोरिस को यूरी के साथ खेलते हुए देखा। बेंच पर बैठे हुए उसने बोरिस को कुछ चॉकलेट देने का लालच देकर बुलाया। उसने चॉकलेट जमीन पर रख दिया ताकि बोरिस जब उन्हें उठाता तो वो उसके हाथ को पैरों तले कुचल सकता। ज्यों ही बोरिस ने चॉकलेट उठाने की कोशिश की, एल्बर्ट ने जूते के कठोर तलवे से उसकी कोमल हथेली को इतनी बुरी तरह से कुचला कि उसकी उंगलियों की चमड़ी ही निकल गई। इतना ही नहीं, उसने बोरिस को पकड़कर उसके स्कार्फ से फंदा बनाकर उसके नजदीक ही सेब के एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकाने की तरह झुला दिया। उसी समय बोरिस की मां एना वहां दौड़ती हुई आई और उस जर्मन सैनिक एल्बर्ट से झगड़ने लगी। एल्बर्ट ने गुस्से में एना पर गोली दागने के लिए राइफल उठा ली। तभी उसके किसी अधिकारी ने उसे आवाज देकर बुला लिया और खतरा टल गया। सौभाग्यवश उस ऊनी स्कार्फ से बने फंदे से बोरिस की गर्दन पूरी तरह नहीं कस पाई थी। एल्बर्ट के चले जाने के बाद एना व एलेक्सेई ने बोरिस को पेड़ से नीचे उतारा। चूंकि जर्मन सैनिकों ने गागरिन परिवार को उनके घर से खदेड़कर पहले ही बेघर कर रखा था, इसलिए वे जमीन में गड्ढा खोदकर काम चलाऊ आश्रय तैयार कर रहे थे। एना और एलेक्सेई इसी आश्रय में अपने मरणासन्न बेटे बोरिस को लेकर आए और अथक प्रयासों से उसके जीवन की रक्षा की। इस घटना के बाद बोरिस इतना भयभीत हो गया था कि कई दिनों तक वो बाहर ही नहीं निकला। इस घटना के बाद यूरी एल्बर्ट पर लगातार नजर रखने लगा। जब कभी भी एल्बर्ट कहीं जाता तो वो उसके द्वारा इकट्ठा की हुई टैंक की बैटरियों के ढेर पर चढ़कर उन्हें नष्ट करने के लिए उनमें मुट्ठी भर भर कर मिट्टी डाल देता या उनके रसायनों को एक दूसरे से मिला देता। एल्बर्ट जब वापस लौट कर आता तो उसे बैटरियों में कहीं कोई खराबी नजर नहीं आती। सुबह गश्ती वाले टैंक ड्राइवर आकर उन बैटरियों को ले जाने के लिए आते और एल्बर्ट से नाजी शैली में अभिवादन करके उन बैटरियों को ले जाते। लेकिन शाम होते होते वो एल्बर्ट पर आग बबूला होकर वापस लौटते, क्योंकि वे बैटरियां बेकार होती थी। अधिकतर टैंक कमांडर एसएस अफसर हुआ करते थे, इसलिए उनकी नाराजगी हर किसी पर भी, चाहे वो रूसी हो या जर्मन, बहुत भारी पड़ती थी। उन्हें शांत करना बहुत मुश्किल होता था। नतीजतन एल्बर्ट को हमेशा उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। एसएस अफसरों की खिंचाई से तंग आकर एल्बर्ट गांव में यूरी की तलाश में बुरी तरह जुट गया। इस तलाश कार्य में उसे पैदल ही घूमना पड़ता था, क्योंकि यूरी ने उसकी मिलिट्री कार के एग्जॉस्ट पाइप में आलू ठूंस ठूंस कर भर दिए थे। एल्बर्ट ने जमीन में खुदे हुए सभी आश्रयों में दबिश की। उसने ये ऐलान कर रखा था कि वो उसे देखते ही गोली मार देगा, लेकिन एल्बर्ट की ये इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि एल्बर्ट की निष्क्रिय बैटरियों से तंग आकर उच्चाधिकारियों द्वारा उसे हटा दिया गया था। सन 1943 की वसंत ऋतु के दौरान यूरी के बड़े भाई वैलेंटीन और बहन जोया का एसएस गार्डों द्वारा अपहरण कर जर्मनी ले जाने के लिए उन्हें बच्चों की एक ट्रेन में डाल दिया गया। सबसे पहले उन्हें पोलैंड के डांस्क शहर ले जाया गया, जहां उन्हें लेबर कैंप में काम पर लगा दिया गया। जोया बताती है कि उसे सप्ताह में सैकड़ों जर्मन वासियों के कपड़े धोने पड़ते थे। उन्हें गुलामों की तरह रहना पड़ता था। डर की वजह से उनकी स्थिति मृत्यु दंड की सजा पाए कैदियों की भांति हो गई थी। उन्हें खंडहर से मकानों में रखा गया था। जोया अपने इस कटु अनुभव को सुनाते हुए कांपने लगती है। एक दिन वैलेंटीन और जोया लेबर कैंप से भाग निकले। रूसी सेना के आने के इंतजार में उन्होंने जंगल में रहकर 2 सप्ताह बिताए। आखिरकार उनकी उम्मीद के मुताबिक रूसी सेना वहां पहुंच भी गई, लेकिन अभी भी उनकी घर पहुंचने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उन्हें बतौर स्वयंसेवी सेना के साथ रहना पड़ा। जोया को सेना के घोड़ों की देखभाल में लगा दिया गया। वैलेंटीन को सहायक सैनिक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जहां वो जल्द ही एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर एवं अन्य भारी हथियार चलाने में दक्ष हो गया। इस दौरान अन्ना व एलेक्सेई को यह यकीन हो गया था कि वैलेंटीन और जोया अब इस दुनिया में नहीं रहे। एलेक्सेई, जो पहले ही अस्वस्थ था, जर्मन सैनिकों द्वारा बुरी तरह पिटाई किए जाने के कारण लंबे समय तक अस्पताल में दाखिल रहा और स्वास्थ्य लाभ होते ही उसी अस्पताल में अर्दली के रूप में कार्यरत हो गया। इस तरह उसने शेष युद्धकाल
इसी अस्पताल में रहते हुए गुजारा। वहीं एना के बाएं पैर में गहरा जख्म था, जो कि ब्रूनो नामक एक जर्मन सार्जेंट द्वारा हंसिए से वार करने के कारण हुआ था। यूरी ने अपनी मां को बचाने के लिए उस सार्जेंट की आंखों में धूल झोंक दी थी। अंततः 9 मार्च 1944 को रूसी सेना द्वारा जर्मन सैनिकों को क्लुशिनो से खदेड़ दिया गया। एलेक्सेई ने जर्मन सैनिकों द्वारा बिछाई गई लैंडमाइंस की जानकारी देकर इस कार्य में रूसी सेना की अहम मदद की। सन 1945 के अंत तक वैलेंटीन और जोया घर लौट सके और अपने बिछुड़े माता पिता और भाइयों से मिल सके। युद्ध के पश्चात गागरिन परिवार गजास्क नामक स्थान पर एक मकान बनाकर रहने लगा। निसंदेह युद्ध के बाद का जीवन काफी कठिनाई भरा था। ब्रेस्ट से लेकर मॉस्को तक सब कुछ निस्तेनाबूद हो चुका था। मकान खंडहर में तब्दील हो गए थे। सारे के सारे मवेशी कहीं और चले गए थे या मारे जा चुके थे। गांव में ले देकर 2 मकान ही क्षतिग्रस्त होने से बच गए थे। गजास्ट के निवासियों ने वहां एक विद्यालय प्रारंभ कर दिया, जहां चेलेना अलेक्जेंड्रोवना नामक एक युवती ने स्वेच्छा से अध्यापन कार्य की जिम्मेदारी संभाल ली। यूरी व बोरिस ने रूसी सेना के एक पुराने मैनुअल से पढ़ना सीखा। सन 1946 में लेव मिखाइलोविच बेस्पावलोव नामक व्यक्ति ने गणित और भौतिकी विषयों के अध्यापक के रूप में इस विद्यालय में अपनी सेवा देनी शुरू की। इस अध्यापक का यूरी के जीवन व करियर में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1961 में यूरी ने मिखाइलोविच बेस्पावलोव की चर्चा एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार से करते हुए उनके सहयोग एवं मार्गदर्शन की सराहना की थी। बेस्पावलोव पानी में पिनों को तैराकर व उनमें अपने बालों को जोड़कर बिजली पैदा करता था। यूरी खास तौर से इस अध्यापक द्वारा प्रायः पहनी जाने वाली धुंधले रंग की वायु चालक ट्यूनिक से प्रभावित होता। 1-2 बार सोवियत याक लड़ाकू विमान और 2 जर्मन लड़ाकू विमानों की जंगी मुठभेड़ में क्षतिग्रस्त होकर एक रूसी याक लड़ाकू विमान गांव के बाहर लगभग आधा किलोमीटर दूर पर एक दलदली जमीन पर गिरा। इसका एक लैंडिंग लेग जमीन पर टकराने से मुड़ गया था और प्रोपेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। पायलट की जान तो बच गई थी, लेकिन उसका एक पैर बुरी तरह से चोटग्रस्त हो गया था। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। उन्होंने उसके घायल पैर में मरहम पट्टी की और उसके लिए दूध व भोजन की व्यवस्था की। कुछ ही देर बाद एक दूसरा विमान पॉलीकार्पोव PO-2 जमीन पर सुरक्षित उतरा। इसका वायु चालक इस विमान के हल्के प्लाईवुड निर्माण के कारण इसे कॉर्न प्लांटर नाम से संबोधित करता था, जिसकी वजह से ये ऊबड़ खाबड़ मैदानों व खेतों में भी उतर सकता था। आज ये अपने दोहरे बचाव कार्य के मिशन पर था। पहला, इसके वायु चालक को क्षतिग्रस्त याक विमान के पायलट के स्वास्थ्य की जानकारी लेनी थी। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि ये लड़ाकू विमान कहीं जर्मन सैनिकों के हाथ न लग जाए, जिसके लिए यदि आवश्यक हो तो इसे नष्ट भी किया जा सकता था। उक्त घटनाओं को देख यूरी मंत्रमुग्ध रह गया। गांव के कुछ लड़कों को उस स्थान पर भेजा गया जहां PO-2 उतरा था। वे अपने साथ जितनी व्यवस्था हो सकी उतना पेट्रोल भी लेकर आए थे, ताकि उस विमान को ईंधन दिया जा सके। पायलट के पास कुछ चॉकलेट बार थे, जो उसने यूरी को दे दिए। यूरी ने उन्हें अन्य लड़कों में बांट दिया। वो हवाई जहाजों के विषय में सोचते हुए इतना खो गया था कि उसने स्वयं के लिए एक टुकड़ा भी नहीं रखा। इन वायुयानों के गांव के निकट उतरने की घटना का यूरी के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। रात में दोनों पायलट PO-2 विमान के पास ही रहे, ताकि उस पर नजर रखी जा सके। अत्यधिक थकावट के कारण उन्हें नींद आ गई। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने यूरी को वहीं खड़े होकर अपनी ओर एकटक निहारते हुए पाया। दिन के प्रकाश में चूंकि क्षतिग्रस्त याक लड़ाकू विमान की निगरानी संभव नहीं थी, इसलिए उन पायलटों ने उसे जला दिया। तत्पश्चात दोनों पायलट PO-2 में सवार होकर आसमान में ओझल हो गए, जबकि यूरी वहीं खड़े रहकर उस जलते विमान से उठते काले धुएं की ओर एकटक निहार रहा था। विद को याद आता है कि यूरी एक प्रतिभाशाली छात्र था।